नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि संविधान सत्य और अहिंसा की किताब, हिंसा की इजाजत नहीं देता, राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। खबर में आगे जिक्र होगा कि शिंदे को मोदी से उम्मीद, फडणवीस को संघ का साथ, महाराष्ट्र में सीएम पर सस्पेंस और राष्ट्रपति शासन की शंका। खबर में आगे जिक्र होगा कि बैलेट पेपर से चुनाव के लिए देश भर में चलाएंगे अभियान, कांग्रेस का बड़ा ऐलान। आगे आपको बताएंगे कि राज्य का दर्जा बहाल करे, पीएम मोदी अपना वादा पूरा करे। संसद सत्र शुरू होने पर कांग्रेस जम्मू कश्मीर में निकाली रैली। आगे आपको बताएंगे कि आरक्षण पर तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल, बिहार विधानसभा में तीखी तकरार, विपक्ष का वॉकआउट। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। संविधान सत्य और अहिंसा की किताब, हिंसा की इजाजत नहीं देता, राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने संविधान दिवस मौके पर कहा कि संविधान सत्य और अहिंसा की किताब, वो हिंसा की इजाजत नहीं देता, संविधान अहिंसा का रास्ता दिखाता है। इस मौके पर उन्होंने जाति जनगणना पर भी बात की और उन्होंने कहा कि हम जिस राज्य में रहेंगे वहां जाति जनगणना करवाएंगे। हालांकि वो सिर्फ यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने दलितों और पिछड़ों के लिए भी कई सारी बात कही। उन्होंने कहा कि आजकल का युवा इंजीनियर बनना चाहता है, कोई मीडिया में जाना चाहता है, हालांकि उनके पास कोई मौका नहीं रहता है। आजकल मीडिया के फील्ड में कोई भी पिछड़ा जाति का नहीं है, चाहे वो एंकर हो या मालिक, वहां भी उनकी भागीदारी न के बराबर है। हैरान की बात ये रही कि राहुल गांधी के संबोधन के शुरुआत में ही उसका माइक बंद हो गया, जिसके बाद उनके समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया और नारे लगाने लग गए। लेकिन कुछ देर बाद फिर से तकनीकी खराबी को दूर करने के बाद उन्होंने अपना भाषण दोबारा से चालू किया। इसके बाद उन्होंने लगातार बीजेपी पर निशाना साधते हुए जाति जनगणना के मुद्दे पर आधारित बात शुरू कर दी। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि हजारों सालों के लिए भारत की सोच है, ये सत्य और अहिंसा के बारे में है। इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी पर भी हमला करते हुए कहा कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान नहीं पढ़ा है, और अगर उन्होंने पढ़ा होता तो वो काम नहीं करते जो वो रोजाना करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शिंदे को मोदी से उम्मीद, फडणवीस को संघ का साथ, महाराष्ट्र में सीएम पर सस्पेंस और राष्ट्रपति शासन की शंका। जी हां दोस्तों, सरकार गठन की प्रक्रिया तेज होने के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके डिप्टी देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने मंगलवार को अपना इस्तीफा दे दिया। खबरों की माने तो एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के बाद दूसरे नंबर की भूमिका निभाने के इच्छुक नहीं है। भाजपा फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने पर जोर दे रही है और बताया जाता है कि शिंदे इस कदम से खुश नहीं है। शिवसेना सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा है। रिपोर्ट से पता चलता है कि सांसद शिंदे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने की अनुमति देने के लिए प्रधानमंत्री से अनुरोध करने की योजना बना रहे हैं। उधर खबरों के मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ अहम बैठक की। देर शाम उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी भाजपा आलाकमान से जुड़े वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि आरएसएस देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नियुक्त करने के पक्ष में है, भले ही वह सीमित कार्यकाल के लिए ही क्यों न हो। हालांकि इस मामले पर अंतिम निर्णय भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर है, इसीलिए ऐसी संभावना हो सकती है कि फडणवीस और शिंदे वैकल्पिक रूप से सीएम पद साझा कर सकते हैं। हालांकि खींचतान के बीच सरकार गठन में देरी हो गई है, क्योंकि राज्य को नए मुख्यमंत्री का इंतजार है। इसके बीच राज्य में अस्थायी राष्ट्रपति शासन की अटकलें लगाई जा रही है और उसकी संभावना नहीं है, क्योंकि अतीत में 2 उदाहरण रहे हैं जब सरकार गठन में देरी हुई थी। महाराष्ट्र सरकार एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने तक कार्यवाहक सीएम बने रहने के लिए कह सकती है और राष्ट्रपति शासन की भी संभावना नहीं है, क्योंकि भारत के चुनाव आयोग ने रविवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को राज्य विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के नाम के साथ राजपत्र की प्रतियां सौंपी और इस प्रकार औपचारिक रूप से 15वीं विधानसभा की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का बड़ा ऐलान, बैलेट पेपर से चुनाव के लिए देश भर में चलाए जाएंगे अभियान। जी हां दोस्तों, यहां पर कांग्रेस ने बैलेट पेपर से चुनाव की मांग के लिए देशव्यापी अभियान चलाने का ऐलान किया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो और इसके लिए हम भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर पूरे देश में अभियान चलाएंगे। खड़गे ने कहा कि मैं एक बात कहूंगा कि पूरी शक्ति लगाकर ओबीसी, SC, ST और कमजोर तबके के लोग जो वोट
दे रहे हैं वो फिजूल जा रहा है। हमारा कह रहा है कि सब छोड़ दो और बैलेट पेपर से वोट की हम मांग करते हैं। उन लोगों को मशीन अपने घर में रख लेने दो। अहमदाबाद में बहुत से गोदाम बने हैं, वो वहाँ लेकर जाकर अपनी मशीनें रख दें। हमारी एक ही डिमांड है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। यदि ऐसा हो जाए तो इन लोगों को पता चल जाएगा कि वो कहाँ खड़े हैं। इसी के साथ दोस्तों पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि मेरा कहना है कि हमारी पार्टी को एक मुहिम शुरू करनी चाहिए और सभी पार्टियों को भी इसके लिए साथ लेना चाहिए। हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की पूरी देश में अभियान चलाएंगे। और यहाँ पर इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने जातीय जनगणना का मुद्दा भी उठाया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातीय जनगणना से डरते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राज्य का दर्जा बहाल करे, पीएम मोदी अपना वादा पूरा करें। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने निकाली रैली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने पर सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जम्मू कश्मीर की राज्य का दर्जा बहाल किए जाने की मांग को लेकर श्रीनगर में रैली निकाली। पार्टी मुख्यालय श्रीनगर के बाहर रैली में प्रदेश प्रधान तारिक अहमद करा सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आरक्षण पर तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल। बिहार विधानसभा में तीखी तकरार, विपक्ष का वॉकआउट। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में आरक्षण का मुद्दा उठा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर मोर्चा संभाला। आरक्षण को लेकर बहस इतनी तीखी हो गई कि विपक्ष के नेता इस मुद्दे पर सदन से वॉकआउट कर गए। बाहर पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि सब संगत का असर है, हम लोग उन्हें ठीक करते हैं तो वो वापस वैसे ही हो जाते हैं। इस मुद्दे पर विधानसभा में तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हम साथ में सरकार में थे तब हमने जातीय आधारित जनगणना कराई थी। ये जातीय आधारित गणना इसलिए कराई गई कि क्योंकि राज्य सरकार जनगणना नहीं करा सकती है, इसीलिए हमने सर्वे कराया था। उस सर्वे के आधार पर हम लोगों ने आरक्षण की सीमा 65% करने का काम किया था। इसमें पिछड़े, अति पिछड़े और दलित और आदिवासी समाज के लोग शामिल थे। इसके अलावा EWS 10% को उसी तरह रखा गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दोबारा सर्वे का काम क्यों किया? अखिलेश यादव ने फिर उठाई सवाल। संभल जाने से क्यों रोका जा रहा? जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभल हिंसा पर एक बार फिर सवाल उठाए और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जामा मस्जिद में दोबारा सर्वे का काम क्यों किया। उन्होंने कहा कि मैं भी संभल जाऊंगा, संभल जाने से क्यों रोका जा रहा है, संभल का हाल हम जानना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि संभल में न्याय नहीं मिल रहा है, हम संविधान का सम्मान करते हैं, हम संविधान का उत्सव कैसे मनाएं, उत्सव ढोंग नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान को नहीं मानती है। यूपी में वोट की लूट हुई। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल संभल नहीं जाएगा। 3 दिन तक जाने की इजाज़त नहीं मिली है। डीजीपी से 3 दिन तक जाने की इजाज़त नहीं मिली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। बिहार में बंद हो स्मार्ट मीटर, राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार पर लगाया घोटाले का आरोप। जी हाँ दोस्तों, बिहार की सियासत में स्मार्ट मीटर बड़ा मुद्दा बन गया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के नेतृत्व में बैनर लेकर विधान पार्षद नेताओं ने विधान परिषद पोर्ट्रिको के बाहर प्रदर्शन किया, जिस पर लिखा था स्मार्ट मीटर लूट बंद करो, स्मार्ट मीटर हटाना होगा, स्मार्ट मीटर घोटाला है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर के जरिए प्राइवेट कंपनी राज्य के लोगों के साथ स्मार्ट घोटाला करने में लगी हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नाराज हैं एकनाथ शिंदे, बीजेपी हाईकमान ने तय किया फडणवीस का नाम, केंद्रीय मंत्री का बड़ा दावा। जी दोस्तों, एकनाथ शिंदे को लेकर रामदास अठावले ने कहा कि उन्हें राज्य का उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए और अगर वो मानते हैं तो उनका उप मुख्यमंत्री बनना ठीक नहीं है तो उन्हें केंद्र में मंत्री बनना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर से चुनाव की मांग कर दी। जी दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए ईवीएम पर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं जो कहना चाह रहा हूं उसे हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मानते हैं। जितनी भी शक्ति लगाकर SC ST OBC गरीब तबके के लोग, छोटे समुदाय के लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फिजूल जा रहा है। हमको ईवीएम नहीं चाहिए, बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। प्रियंका गांधी ने जीत के साथ बनाया अनोखा रिकॉर्ड, किया कुछ ऐसा जो आजाद भारत के इतिहास में हो जाएगा अमर, मामला जानकर रह जाएंगे दंग। जी दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की वायनाड उपचुनाव में जीत ने भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक मोड़ लिया है। इस जीत के बाद गांधी परिवार के 3 सदस्य एक साथ संसद में बैठेंगे। वहीं ये पहला मौका होगा जब गांधी परिवार के 3 सदस्य राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी संसद में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। दरअसल आजादी के बाद से गांधी परिवार के 3 सदस्य
सदस्य कभी एक साथ संसद में नहीं बैठे थे। ऐसा मौका इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय भी नहीं आया था। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों ही अलग अलग समय पर प्रधानमंत्री रहे, लेकिन कभी भी परिवार के 3 सदस्य एक साथ संसद में नहीं बैठे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। बीजेपी जो चाहती थी वही हुआ। महाराष्ट्र चुनाव के रिजल्ट को लेकर दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर खड़े किए सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के चुनावी परिणाम देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी वही हुआ है। उन्होंने झारखंड में बीजेपी की हार को लेकर भी बयान दिया। महाराष्ट्र के चुनावी परिणाम से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह दुखी नजर आ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी महाराष्ट्र में वही चुनावी परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में 148 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। इनमें से 132 उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं। ऐसे में अजीत पवार और शिवसेना के बिना ही सरकार बन सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक